बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और मैं शुभाशीष दास फिज़िक्स फैकल्टी आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। यस, ये वीडियो जो है मेनली अभी उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो अभी जेईई मेन या नीट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, और साथ ही साथ ये सिर्फ जेईई या नीट के लिए नहीं बल्कि ये आपका क्लास 12 का रिवीजन में भी, चूँकि आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो उसमें भी आपको ये डेफिनेटली मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड आज का जो लेसन है इसमें मेनली डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एज अ सर्क्यूलर लूप। यस, सर्क्यूलर लूप के वजह से, डिफरेंट अरेंजमेंट के वजह से, या कहिए कि जो स्ट्रेट वायर का भी जो अरेंजमेंट होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कैसे निकालते हैं उसी पर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो सवाल डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हम लोग जानते हैं एक कंप्लीट सर्क्यूलर लूप के लिए, ठीक है, एक कंप्लीट सर्क्यूलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड जब उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, आर उसका रेडियस है, तो एट द सेंटर ऑफ द सर्क्यूलर कॉइल, है ना, सेंटर ऑफ द सर्क्यूलर कॉइल, अगर मैं इस पॉइंट को O कहूँ तो O पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, राइट। म्यू नॉट आई बाई 2r ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्क्यूलर कॉइल ऑफ रेडियस r। ये तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो डायग्राम नाउ, ये एक सर्क्यूलर लूप है जिसमें दो पार्ट है। एक तो है आर रेडियस का सर्कल, ये पॉइंट O है, ठीक है, ये है आर रेडियस का सर्कल। और मान लो इसको अगर मैं इस तरह से मार्क करूं, दैट इज P1 इधर एक पॉइंट, P2 ये P3, देन P4 P5, ये मान लो एक क्लोज लूप है, ठीक है, a closed loop that you can see here in this diagram. So current is flowing in clockwise order, P1, P2, P3, P4, P5, then back to P1. तो यहाँ पूछा जा रहा है कि what will be the magnetic field at the point O, ठीक है। तो ये दो पार्ट ऑफ सर्कल है, आप देख सकते हो, एक सर्कल है r रेडियस का और उसका सरकमफरेंस पोर्शन है 3 क्वाड्रेंट कवर कर रहा है। कैसे? अगर ये आप ये डॉटेड लाइन को इधर कंटिन्यू कर दो, इधर कंटिन्यू कर दो, तो दिस इज 1 क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो आर रेडियस पर आपको यहाँ 3 क्वाड्रेंट यानी 3/4 ऑफ द सर्कुलर सरकमफरेंस दिख रहा है। और ये अगर आर है, ये डिस्टेंस अगर आर है और ये भी आर है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस टोटल 2r है, तो 2r के रेडियस पे 1 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है ना। आर रेडियस पर अगर 3/4 ऑफ सर्कल है फॉर द सेम सेंटर O, 2r रेडियस का एक क्वाड्रेंट पार्ट ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल मैकेनिज्म, जब करंट क्लॉकवाइज आता है अलोंग द सर्क्यूलर लूप तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड होता है। तो फॉर क्लॉकवाइज करंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज फाउंड इनवर्ड, बी इनवर्ड होगा, है ना। तो यानी कि यहाँ P1, P2, P3 अगर हम लिखें कि मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू P1, P2, P3, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट वैल्यू, ठीक है, 3/4 ऑफ द वैल्यू ड्यू टू 1 सर्कल। एक पूरा सर्कल के लिए क्या होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, तो ये हो गया 3/4 ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2r, इतना टेस्ला। डायरेक्शन किधर होगा? इनवर्ड इनटू द प्लेन। मैंने बोर्ड में
क्लॉकवाइज दिखा रहा हूं करंट, तो सेंटर पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो दैट इज 3/4 ऑफ दिस। इन कंटिन्यूएशन O पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अनदर पार्ट ऑफ द सर्कल जो कि P4 से P5 है, सो P4 टू P5, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा 1/4 ऑफ म्यू नॉट I बाई 2 इंटू 2R, दैट इज 4R, क्योंकि अब रेडियस कितना है, 2R का है। ये वाला पोर्शन के लिए फ्रॉम द सरकमफरेंस पाथ P4 से P5 से लेके O तक का जो डिस्टेंस देखेंगे ये पूरा रेडियल लेंथ 2R, तो म्यू नॉट I बाई 2R होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू वन फुल सर्कल। तो मैंने 1/4 ऑफ वन फुल सर्कल जो होगा म्यू नॉट I बाई 2 इंटू 2R, तो ये हो गया दिस मच टेस्ला। ये भी इनवर्ड है ना, इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू द पोर्शन P3 P4 ये 0 होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड पॉइंट जो है O दैट इज लाइंग ऑन P3 P4 एंड इट विल बी सेम एज दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू P5 P1। ये वाला जो सेक्शन है इसका भी मैग्नेटिक फील्ड P5 से P1 दैट इज ऑल्सो दैट पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन इज लाइंग ऑन द, इट्स पासिंग थ्रू द सेंटर और द रिक्वायर्ड पॉइंट वेयर वी आर लुकिंग फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए ये दोनों पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू जो है वो 0 होगा। सो इसका मतलब है नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया इन दोनों का एडिशन, तो म्यू नॉट I बाई 2R अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आता है 3/4 प्लस 1/8 है ना। सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये LCM करेंगे तो 8 आएगा, 6 + 1 7/8 इंटू 2 दैट इज ऑल टुगेदर 7 म्यू नॉट I बाई 16R। इतना टेस्ला डायरेक्टेड इनटू द प्लेन। समझ में आ गया, क्लियर है? वेल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। वेल, कमिंग बैक टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो, देर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्क्यूलर वायर्स, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्क्यूलर वायर्स है, एक में करंट I1 है, दूसरे में I2। स्मॉलर लूप में करंट I1, बिगर लूप में करंट I2। radius of the smaller loop is R1 and that of bigger loop is R2. Let these 2 loops are identified as A and B and it is given that कि R1 by R2 ये 1:2 है and magnetic field at O due to the A divided by, या इसको B1 by B2 कहें तो बेटर रहेगा, तो दैट इज गिवन 1:3 है ना। मैग्नेटिक फील्ड है तो ड्यू टू, इसको अगर मैं ऐसे A1 इसको A2 ले लो तब बेटर समझ में आएगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A1, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A2। O पर कहाँ है, सेंटर पे, कॉमन पॉइंट, कॉमन सेंटर पॉइंट पर। अगर अब मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पर बात करें तो वो है 1:3 और अगर मैं रेडियस पे बात करूं तो वो है 1:2। ठीक है, तो चूंकि दोनों ही कंप्लीट सर्कुलर लूप है तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू A1 दैट कैन बी रिटेन म्यू नॉट इंटू I1 बाई 2R1 एंड मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू A2 दैट कैन बी रिटेन म्यू नॉट I2 बाई 2R2। ठीक है, अब मैं इसको अगर डिवाइड करूं दैट इज म्यू मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू A1 डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू A2। इसको अगर ये करूं डिवाइड करूं तो इसमें म्यू नॉट बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पहले पूरा लिख लेता हूं, म्यू नॉट I बाई 2R1 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट बाई I2 बाई 2R2 और फिर सिंप्लीफाई करूं तो ये म्यू नॉट बाई 2 कैंसिल आउट होके एक I1 R1 इंटू R2 बाई I2, यानी कि 2 रेशियो यहाँ आ रहा है, एक है I1 बाई I2 का
और दूसरा आ रहा है R2/R1 का। ठीक है, तो यहाँ रेजिस्टेंस रेशियो दिया है हमको। अगर यहाँ करंट रेशियो पूछा गया, ठीक है ना, कि व्हाट विल बी द करंट रेशियो इन दिस, सो वी कैन कैलकुलेट इट। 1/3 ये दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड है तो ड्यू टू द लूप A1 बाई दैट ऑफ A2 पता है ना। इसके अलावा R1/R2 पता है, तो ऑब्वियसली उसका रिवर्स भी पता है, तो मतलब लिख सकते हैं 1/3 इक्वल्स टू I1/I2 इंटू 2/1। R1/R2 1/2 है, यहाँ हमारा इक्वेशन में फॉर्मूला में आ रहा है R2/R1। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो करंट रेशियो क्या आएगा, I1/I2 दैट इज 1/6। 1/3 है दैट इंटू 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/6, यानी कि करंट रेशियो है, करंट डिवीजन जो I1:I2 है, अंडर दिस कंडीशन इट विल बी 1:6। क्लियर है। अच्छा देखो, इसी में अब हम लोग कुछ और भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये जो रिलेशन लिया था कि R1:R2, यानी कि दैट इज इफ इट इज टेकन दैट इफ, इसमें इसी सिचुएशन में मैं कंटिन्यू करता हूँ। इफ I2 इज इक्वल टू 2I1 एंड R2 इज इक्वल टू 2R1, ठीक है, देन what will be the ratio of B1:B2। कहाँ पूछ रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो ऑब्वियस है कि फिर से फॉर्मूला, वही फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हैं। B1/B2 वो हो जाएगा μ0 I1/2R1 इंटू ये उलट के हो जाएगा 2R2 डिवाइडेड बाई μ0 इंटू I2, है ना। तो μ0 कैंसिल, 2 कैंसिल। अब तुमको चूंकि करंट और रेजिस्टेंस का रेशियो दिया है, सो आई कैन राइट डाउन इट इज I1/I2 इंटू R2/R1। तो देखो रिलेशन वाइज क्या हो गया, दिस इज I1, I2 को 2I1 लिख सकते हैं इंटू R2 को 2R1 लिख सकते हैं। तो क्या बचा 1:1। यही आया ना, मतलब 1 आया, तो मतलब रेशियो वाइज बात करेंगे, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको जस्ट 1 लिखेंगे। तो रेशियो वाइज अगर बात करेंगे B1:B2 तो क्या हो जाएगा 1:1। क्लियर है। ये तब है जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है सेम इन वैल्यू एट द सेंटर, प्रोवाइडेड करंट आर सेम इन डायरेक्शन। इसी में मान लो अगर, है ना, इन कंटिन्यूएशन अगर डिस्कस करें, इन कंटिन्यूएशन, ठीक है, इफ I2 इज एंटी क्लॉकवाइज, मान लो अगर I2 को एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं तब क्या होगा। I2 अगर एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, मतलब डायग्राम में इसको थर्ड नंबर बना देते हैं, I2 का वही कंडीशन बट टेकन ऑपोजिट इन ऑर्डर, तब क्या होगा, यहाँ वैल्यू वाइज तो सेम आ रहा है, यानी जो B1 का वैल्यू वही B2 का न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर मैं कंडीशन ये लूँ कि R2 जो है, मतलब ये जो R2 है ये ट्वाइस ऑफ R1, ठीक है ना, और करंट वाइज I2 जो है वो ट्वाइस ऑफ अगर I1 है तो, ठीक है, रेडियस भी डबल है, करंट भी डबल है इन द बिगर लूप देन दैट ऑफ द स्मॉलर लूप, और करंट इन स्मॉलर लूप इज क्लॉकवाइज whereas the in the bigger loop is एंटी क्लॉकवाइज। तो सिंस हम लिख सकते हैं एज पर प्रीवियस कैलकुलेशन, है ना, उस कैलकुलेशन को कर नहीं रहे, मैं तो सेम ही कंडीशन, सेम ही न्यूमेरिकल डेटा ले रहा हूँ। तो एज पर प्रीवियस कैलकुलेशन B1:B2 that is 1:1 and B1 is inward for clockwise current, B1 is inward for clockwise current,
but B2 is outward, B2 is outward for anti-clockwise current. समझ रहे हो? फॉर एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो इस हिसाब से दोनों का जो कि मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रहा है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू सेम आ रहा है, लेकिन फर्क क्या है कि B1 जो पॉइंट O पे ड्यू टू करंट I1 इनवर्ट जा रहा है, जबकि वही पॉइंट O पे B2 यानी I2 की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड सेम इन वैल्यू आउटवर्ड आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर नेट बी एट O मस्ट बी जीरो, कारण वो काउंटर बैलेंस कर जाएगा, दोनों इक्वल इन वैल्यू है और डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट, क्लॉकवाइज के लिए अंदर होगा है ना, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटवर्ड होगा। तो इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, अब जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फॉर्मूला से वैल्यू निकालने से नहीं होगा, डायरेक्शन पर भी ध्यान रखना होगा, तब जाके हमको एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग आंसर हो जाएगा। अगर सेम इन करंट दिया है तो आंसर 1:1, नेट बी पूछा है तो दोनों का ऐड कर देंगे, एक का वैल्यू अगर बी है तो टोटल हो जाएगा 2b, जबकि नेट बी अगर ऑपोजिट ऑर्डर पर पूछा है तो नेट बी जीरो होगा। हाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ बी रेशियो 1:1 ही रहेगा, ठीक है। इसी कंडीशन में फॉर द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी का अगर सिर्फ बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी फॉर टेकिंग बोथ क्लॉकवाइज और वन क्लॉकवाइज अनदर वन इन एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नीट्यूड रेशियो 1:1 होगा। लेकिन वेक्टोरियल वैल्यू वाइज अगर देखें तो एक में 2b हो जाएगा, दूसरे में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। वेल, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्लोज लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट आई, और पूरा लूप में अगर ध्यान दो तो क्लॉकवाइज ऑर्डर है, ठीक है, जिसमें से P1 P3 ये एक सेमी सर्कल का डायमीटर पोर्शन है, और P3 P2 P1 है ना, पूरा साइक्लिक है, पूरा क्लोज्ड है। नहीं, इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर अगर ले लूं तो ऐसे लिखें P1 P2 P3, ठीक है ना। तो P1 P2 डायमीटर वाइज है जो कि थ्रू सेंटर पास कर रहा है, और P2 P3 Py है हाफ ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट O क्या होगा, फिर से वेरी सिंपल आंसर, ड्यू टू P1 P2 O पर मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू P1 P2 ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि रिक्वायर्ड पॉइंट इज लाइंग ऑन द कंडक्टर इटसेल्फ। हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, अगर वो पॉइंट कंडक्टर पे ही लाई करता है तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो O पे 0 होगा। लेकिन हाँ, ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है, ये थ्रू आउट डिस्टेंस जो है ये रेडियल डिस्टेंस है जो कि A है, तो ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू P2 P3 P1 ये वाला जो पोर्शन है सेमी सर्कल पोर्शन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ μ0I/2a, तो ये हो जाएगा μ0I/4a, हाफ है, ठीक है ना। और वैल्यू कितना होगा, इतना टेस्ला, O पॉइंट पर कितना होगा, इनवर्ड क्लॉकवाइज करंट है, ठीक है ना। क्लॉकवाइज करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता है। चलो इसी को कंटिन्यू करें, अगर इसी तरह का एक और डायग्राम में एज्यूम करूं, एक और डायग्राम में अगर सोचूं, ठीक है, ये भी एक क्लोज लूप है, मान लो P1 P2, आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज द सेंटर, इधर एक पॉइंट P2 P3 ले लेते हैं, ठीक है। करंट लेट इट बी कैरिंग I1 इन दिस ऑर्डर, रेडियल लेंथ है A, रेडियल लेंथ इज A, ठीक है। हमको O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है,
मेरे को ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये एक सर्कुलर पोर्शन है जो P2, P3, P1 3/4 ऑफ द सर्कल, और ये एक स्ट्रेट लेंथ, फाइनाइट लेंथ। तो इसका रेडियस अगर a है तो P1 से P2 का ओवरऑल लेंथ क्या होगा? ओवरऑल लेंथ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, तो L स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना, ये 90 डिग्री होगा ना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी L स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, सो L इज इक्वल टू √2a। सो P1 P2 जो स्ट्रेट पोर्शन है वो कितना लेंथ का है? √2a। अगर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पोर्शन लिखते हैं तो स्ट्रेट सेगमेंट है। स्ट्रेट सेगमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? μ0I/4πa साइन थीटा 1 या साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, वो भी सोचा जा सकता है। तो अगर उस फॉर्मेट में चीज को देखें तो ओ पॉइंट से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं r यहाँ मान लूं या मान लो b मान लिया, ठीक है, तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम दिस वर्टेक्स ऑन द हाइपोटेन्यूज मस्ट बी डिवाइडिंग दिस टू एट 45 डिग्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू P1 P2 अगर मैं निकालना चाहूं तो उसका मॉड मैग्नीट्यूड होगा, फॉर्मूला जो लगेगा वो होगा μ0I/4πb इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, राइट। ये जो μ0I/4πa, ये जो डिस्टेंस होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर अप टू द पॉइंट वेयर वी आर लुकिंग फॉर मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग कहाँ मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं? O पे, तो O से ये डिस्टेंस होगा, तो इसको मैंने फिलहाल B लिख लिया है। तो हम लोग B को ज्योमेट्रिकली क्या लिख सकते हैं? इस राइट एंगल ट्रायंगल में B कैन बी रिटेन a cos 45, यानी कि B इज बेसिकली a/√2 है। तो मैं ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अच्छा, अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहाँ होगा ये हो गया μ0I/4π इंटू a/√2, और साइन 45, ये जो एंगल बना एट द रिक्वायर्ड पॉइंट, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, है ना। तो ये एंगल जो ईच पोर्शन है ना, एक अल्फा सबटेंड किया, दूसरा बीटा, जो लाइन ज्वाइनिंग रिक्वायर्ड पॉइंट टू द एंड ऑफ द फाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो साइन 45 इज 1/√2 प्लस 1/√2, इतना टेस्ला। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा μ0I/2√2πa, दैट इनटू ट्वाइस ऑफ 1/√2, दैट इज अगेन √2। तो फाइनली ये दो √2 कट गया और ये वाला पोर्शन रह गया μ0I/2πa, राइट, μ0I/2πa टेस्ला, एंड दैट इज इनवर्ड, है ना, क्लॉकवाइज है ना। अगर मैं इस तरह से भी देखूं राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, करंट इज गोइंग दिस वे, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन एट O। ये हो गया स्ट्रेट सेगमेंट के लिए O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। अब रेस्ट पोर्शन जो है वो एक 3/4 ऑफ द सर्कल है, तो दूसरा पार्ट भी निकाल लें। मैग्नेटिक फील्ड एट O फॉर P2 P3 P1 जो नॉट सेमी सर्कल 3/4 ऑफ द सर्कल है, तो उसका क्या हो जाएगा? 3/4 ऑफ μ0I/2a, ये भी इनवर्ट हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस सिचुएशन में, नेट मैग्नेटिक फील्ड फिर कितना हो गया? दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। सो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट वैल्यू ऑफ B at O, that will be equal to sum of these two values। तो एक था μ0I/2πa और दूसरा प्लस हो जाएगा कि दोनों सेम इन डायरेक्शन है ना, और दूसरा हो गया
3 mu naught I by 8a. This much Tesla directed into the plane. Are you getting me? So this is the way we can solve many problems. This is the way we can solve many problems for finding magnetic field due to a certain geometry formed with straight segment and circular portion. तो उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर में हम लोगों ने जितना पॉइंट डिस्कस किया वो बहुत ही यूजफुल था और वो आपके रिवीजन में और आपके अपकमिंग टेस्ट के प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इफ़ेक्टिव रहेगा। तो इसी तरह से लगातार इस चैनल पर बने रहे, हर एक वीडियो देखते रहे। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस सीरीज सिर्फ इस सीरीज नहीं, इस चैनल में बहुत सारा वीडियोस है। आप अपने रिक्वायर्ड प्लेलिस्ट पे रिक्वायर्ड वीडियो को प्लेलिस्ट वाइज सर्च कर सकते हैं और आपको आपका रिक्वायर्ड वीडियो मिल जाएगा। तो इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, एनर्जी प्रोवाइड कीजिए बाय एनकरेजिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो टू अदर्स। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना रिक्वायरमेंट को भी टाइम टू टाइम एक्सप्रेस करते रहिए। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।